नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में चमोली से, जहां पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है और सीएम धामी ने भी बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चमोली से, जहां पर भगवान बद्री के कपाट खुले और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। मुख्यमंत्री धामी ने भी भगवान बद्री के दर्शन किए हैं, तो बद्री विशाल के दर पर भारी भीड़ मौजूद है और सुबह शुभ मुहूर्त में 6 बजे कपाट खुले। सीएम ने सुखद यात्रा की कामना की है और वहीं 40 कुंटल फूलों से भगवान का द्वार सजाया गया है। बता दें आपको कि शीतकाल में 6 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर है बद्रीनाथ विशाल के जब कपाट खुले, यानी कि 6 बजे जब कपाट खोले गए तब की तस्वीर। वहीं दूसरी तस्वीर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है, बड़ी संख्या में भीड़ वहां मौजूद है। और तीसरी तस्वीर मुख्यमंत्री धामी की, जब वो दर्शन करने के लिए पहुंचे। चौथी तस्वीर है हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई, तो हेलीकॉप्टर के जरिए तमाम श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया, उनके ऊपर फूलों की वर्षा की गई। 5वीं तस्वीर सेना के बैंड की प्रस्तुति, तो ये पारंपरिक बैंड की धुन जिसकी प्रस्तुति गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों ने दी है, जो कि वहां पर बद्री विशाल के स्वागत में इस बैंड की तरफ से प्रस्तुति दी जाती है। हालांकि चारों धामों में जब कपाट खुलते हैं तो इस तरह की प्रस्तुति जवानों की तरफ से पेश की जाती है। इसके अलावा वहां पर तमाम लोग मौजूद हैं, श्रद्धालु जन मौजूद हैं, जो कि बीच बीच में भजन गाते हैं, गीत गाते हैं भगवान बद्री विशाल के लिए। कुछ महिलाएं वहां पर पारंपरिक परिधान में लोकगीत पर नृत्य करती हुई और उस लोकगीत को गाती हुई दिखाई देती हैं। जब मुख्यमंत्री धामी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने दर्शन पूजन किया, लेकिन इसके साथ ही रास्ते में तमाम उन श्रद्धालुओं से संवाद करने की कोशिश की जो वहां पर मौजूद थे। तो ये विष्णु स्तोत्र, मंत्र और भजन गाते हुए तमाम पंडित पुजारी कपाट खुलते वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ा ही सुंदर और खूबसूरत माहौल देखने को मिला भगवान बद्री विशाल के द्वार पर जब कपाट खुल रहे थे, तब की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो बता दें कि बद्रीनाथ धाम की कपाट तो खुल ही गए हैं, मंदिर को 40 कुंटल फूलों से सजाया गया है, लेकिन इसके साथ ही दर्शनों के लिए लोग उत्सुकता से कतार में खड़े हुए हैं, इस उम्मीद के साथ कि जल्द ही उनकी बारी आएगी, वो भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर पाएंगे। तो सबसे पहले मंदिर में नए रावल अमरनाथ नंबूदरी ने गणेश की पूजा की और इसके बाद द्वार पूजन करके मंदिर के कपाट खोले गए। वहीं कपाट खोलने के बाद गर्भगृह की सफाई होती है, फिर भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है और नए वस्त्र व आभूषण पहनाए जाते हैं। यह अनुष्ठान भगवान को शीतकालीन विश्राम के बाद जगाने के लिए होते हैं। और इस साल बद्रीनाथ धाम परिसर में फोटो और वीडियो लेने पर बैन लगाया गया है। नियम ना मानने पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। श्रद्धालु अगले 6 महीने तक भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर पाएंगे। वहीं बता दें कि 3 मई को भगवान बद्री विशाल की पालकी आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी, कुबेर और उद्धव की उत्सव डोली धाम पहुंची थी। इससे पहले 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री यमुनोत्री धाम और 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए थे और आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई श्रद्धालुओं के ऊपर, मंदिर के ऊपर। कपाट खुलने से पहले पुजारियों ने मंदिर के बाहर वैदिक मंत्रोच्चार किया और गढ़वाल राइफल के बैंड ने पारंपरिक धुनें बजाई। तो पूरी तरह से चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। मंदिर परिसर में 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद हैं। ये संख्या और भी बढ़ सकती है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी भगवान के दर्शन पूजन के लिए मंदिर पहुंचे और उन्होंने भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लिया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। धाम के कपाट खुलने के साथ ही मुख्य द्वार के सामने उत्तराखंड की महिलाएं स्थानीय लोकगीत से भगवान का स्वागत करती हुई भी दिखाई दी। हालांकि धाम के कपाट खुलने के साथ ही सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। तो पूरे मंदिर परिसर को सिक्योरिटी जोन में ले लिया गया है और गढ़वाल राइफल्स, SDRF, PAC और LIU के 500 जवान तैनात किए गए हैं। बद्रीनाथ धाम में -2 डिग्री टेम्परेचर है और उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। हालांकि इस वक्त की बात करें तो हल्की सी धूप परिसर में पहुंची है, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी गर्माहट यहाँ पर महसूस हो रही है।
तो बता दें कि बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी केरल के नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं, जिन्हें रावल कहा जाता है। और पिछले साल तक ईश्वर प्रसाद नंबूदरी मुख्य रावल थे, लेकिन खराब सेहत के चलते उन्हें पद छोड़ दिया। और इस बार 30 साल के अमरनाथ नंबूदरी को नए रावल की जिम्मेदारी दी गई है, जिन्होंने पूजा अर्चना की है धाम में। ये 24वें रावल हैं जो बद्रीनाथ धाम में 250 साल पुरानी इस परंपरा को जारी रखे हुए हैं। अमरनाथ उत्तरी केरल से हैं, ये उनकी पहली पूजा होगी। 8वीं शताब्दी में जब आदि शंकराचार्य ने चारों धामों में 4 पीठों की स्थापना की, तो उन्होंने बद्रीनाथ में पूजा की जिम्मेदारी केरल के नंबूदरी ब्राह्मणों को दी थी। आदि शंकराचार्य अद्वैत फाउंडेशन के सदस्य शंकरन नंबूदरी, जिनका कहना है कि रावल का चुनाव उत्तरी केरल के योग्य नंबूदरी ब्राह्मणों में से होता है और इस पर किसी एक परिवार का दावा नहीं होता। सहायक रावल हमेशा त्रिवेंद्रम से होते हैं। तो ये जानकारी दी गई पंडितों की तरफ से। वहीं बता दें कि 6 महीने बाद भगवान बद्री विशाल के कपाट खोले गए हैं। सबसे पहले मंदिर के रावल ने भगवान में पूजा अर्चना की, उसके बाद अब मंदिर की जो पुजारी और दूसरे आचार्य भगवान का अभिषेक करते हैं, दर्शन और पूजा में शामिल होने के लिए मंदिर में प्रवेश करते हैं। कपाट खुलने से पहले गाडू घड़ा यात्रा निकाली जाती है और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले इस यात्रा को निकालना बेहद ज़रूरी है, जिसमें तिल के शुद्ध तेल से भरे कलश को नरेंद्र नगर राज दरबार से विशेष मंत्रोच्चार के साथ बद्रीनाथ लाया जाता है और यही तेल भगवान बद्री विशाल के अभिषेक में प्रयोग होता है। कपाट खोलने से एक दिन पहले टिहरी राज परिवार की ओर से राजपुरोहित विशेष पूजा करते हैं और साथ ही मंदिर के शिखर पर नया ध्वज फहराया जाता है। मुख्य पुजारी और तीर्थ पुरोहित मिलकर वैदिक हवन और कलश स्थापना करते हैं। गर्भगृह की सफाई के बाद भगवान की प्रतिमा का शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है और नए वस्त्र व आभूषण पहनाए जाते हैं। ये संपूर्ण प्रक्रिया भगवान को शीतकालीन विश्राम के बाद जगाने के प्रतीक के रूप में होती है। तो कपाट खुल चुके हैं और उसके बाद अनुष्ठान भी खत्म हो चुका है। आम लोगों के लिए दर्शनों की व्यवस्था शुरू हो गई है। तो सबसे पहले बद्रीनाथ के रावल मंदिर में पहुंचे और उसके बाद रावल ने गणेश पूजा और द्वारपाल पूजा करके अंदर आने की अनुमति ली। फिर 6 बजे कपाट खुले और उसके बाद कई महीनों से जल रही, यानी कि लगभग 6 महीने से जल रही अखंड ज्योति को दूसरे दीपक में शिफ्ट किया गया। लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा होती है। सभी देवताओं को उड़ाया हुआ घृत कंबल हटाया जाता है। कपाट खोलने के बाद 2 घंटे तक निर्वाण दर्शन, यानी बद्रीनाथ भगवान के बिना श्रृंगार के दर्शन होते हैं और भगवान के शरीर पर टिहरी राजघराने से आया तेल लगाया जाता है और पहला अभिषेक तप्त कुंड के गर्म पानी से होता है। इसके बाद नव कलश पूजा पंचामृत अभिषेक होता है। दोपहर करीब 12:30 बजे के बाद बाल भोग और राजभोग लगाया जाएगा और साथ ही फिर आरती भी होगी और पूरे दिन दर्शन होंगे। रात को शयन आरती के बाद करीब 11:30 बजे तक मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। तो कुछ इस तरह का माहौल देखने को मिलता है। इस तरह की पूजा की प्रक्रिया रहती है। देखिए, हर धाम में जो पूजा पाठ की प्रक्रिया है वो सालों से चली आ रही है, जिसके तौर पर विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना होती है और दर्शनों के लिए धामों के जो देव हैं उन्हें खोला जाता है, जिससे कि आम लोग 6 महीने तक दर्शन कर सकें। तो बद्रीनाथ धाम में भी कपाट खोल दिए गए हैं। अब आमजन इसके दर्शन कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। बता दें कि सुबह शुभ मुहूर्त 6 बजे का था और सीएम ने, जो कि यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचे, उन्होंने सुखद यात्रा की कामना की है। तो सुरेंद्र हमारे साथ में जुड़ गए हैं एक बार फिर से खबर पर जानकारी के लिए। सुरेंद्र, मुख्यमंत्री धामी क्या धाम से निकल गए हैं और अब क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि कपाट खुल चुके हैं, पूजा की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और शायद आम दर्शन, यहाँ पर जो आम दर्शक हैं उनके दर्शनों के लिए भी जो सुविधा है वो शुरू कर दी गई है। तो अब क्या कुछ वहाँ पर तस्वीर? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कुछ जो 6 बजे भगवान बद्री विशाल के कपाट खुले थे, तो उस समय उस पल के साक्षी बनने के लिए सभी लोग इंतजार में थे। और जैसे बद्री विशाल के कपाट खुले, पूरा जो धाम है बद्री विशाल के जयकारों के साथ गूंज उठा और कुछ ही देर में जो मुख्य पुजारी रावल द्वारा भगवान नारायण के निर्वाण जो
जो कंबल था वो हटाया गया और उसके बाद दर्शन शुरू हुए और उसके कुछ देर बाद आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन शुरू हो गए हैं। तो और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब भगवान बद्री विशाल मंदिर पहुंचे तो उन्होंने आम श्रद्धालुओं से अभिवादन करते हुए गर्भगृह में पूजा अर्चना की और पहली जो पूजा हुई वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम हुई। तो उसके बाद और सादगी के साथ वो आम श्रद्धालुओं से फोटो खिंचवाते हुए नजर आए और कई श्रद्धालुओं से हाथ मिलाते हुए और श्रद्धालुओं में भी मुख्यमंत्री के पास जाने का बड़ा उत्साह देखने को मिला और लोग फोटो खिंचवाने के लिए उनसे हाथ मिलाने के लिए काफी उत्साहित दिखे। और जब मुख्यमंत्री यहाँ से निकले और उसके बाद जो भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए जो कतारबद्ध जो लोग थे वो यहाँ पे अब अपने उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब वो मंदिर के दर्शन करेंगे और अब उस दिव्य ज्योति का दर्शन कर पाएंगे और भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लेंगे। बिल्कुल। और अगर समय की बात करें तो क्या यहाँ पर समय सीमा तय की जाती है दर्शनों के लिए? कितने बजे सुबह दर्शनों के लिए मंदिर को खोल दिया जाता है और रात को जो शयन आरती होती है वो कितने बजे होती है? बिल्कुल, भगवान बद्री विशाल के दर्शनों की अगर बात करें तो अभी से लगभग 1 बजे तक यहाँ पे पूरा दर्शन होगा और 1 बजे से 3 बजे के बीच यहाँ पे भोग इत्यादि की जो परंपराएं होती हैं उसको लेकर यहाँ पे कुछ देर तक दर्शन बंद किए जाते हैं लगभग 1 घंटे के लिए और उसके बाद फिर पूजा जो दर्शन है वो शुरू होते हैं। शाम को लगभग 3 बजे फिर से पूजा अर्चना शुरू होती है और 5 और 7 बजे फिर पूजा अर्चना शुरू होगी और 9 बजे जो शयन आरती होती है वो 9 बजे शुरू होती है और शयन आरती में भी स्पेशल जो लोग इस दर्शन के लिए पहुंचते हैं और स्पेशल इसके लिए बुकिंग होती है जो शयन आरती में जो लोग पहुंचना चाहते हैं जो दर्शन करना चाहते हैं उनके लिए अलग से यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं। जिला प्रशासन की ओर से अगर सुव्यवस्थित यात्रा के लिए टोकन सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है कि जो भी यात्री दर्शन के लिए पहुंचे वो टोकन लेंगे और उसके बाद उनका जो नंबर है उस नंबर पे ही भगवान बद्री विशाल के दर्शन करेंगे। बिल्कुल। इसके साथ ही ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए केदारनाथ धाम की यात्रा बड़ी जटिल मानी जाती है और बहुत टफ है आम श्रद्धालुओं के लिए, लेकिन बद्रीनाथ धाम की यात्रा की बात करें तो इसको केदारनाथ के कंपैरिजन में काफी सुगम माना जाता है। इसकी यात्रा के बारे में थोड़ा जानकारी चाहूंगी विस्तृत। क्या पड़ा? क्योंकि केदारनाथ की जो यात्रा है वो लगभग 24 किलोमीटर की पैदल यात्रा है और काफी वहाँ पे इतना पैदल चलने के बाद श्रद्धालु कहीं न कहीं बहुत सारी चुनौतियों के बीच भगवान केदार के दर्शन के लिए पहुंचता है। तो बद्रीनाथ की अगर बात करें तो लगभग सबसे सुगम जो धाम है वो बद्रीनाथ है और यहाँ पे आसानी से आप वाहन से पहुंच सकते हैं और जो पार्किंग स्थल है वहां से मंदिर परिसर तक लगभग 1 किलोमीटर का और सुंदर सा जो रास्ते हैं और पवित्र जो अलकनंदा है उसके दर्शन तो आदमी इस 1 किलोमीटर को कुछ भी नहीं समझता है और बहुत आत्मीयता के साथ आस्था के साथ जयकारों के साथ भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। और जब भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंचता है तो उनके मन में केवल आस्था रहती है। जो रास्ते की चुनौतियां हैं वो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है और बहुत सामान्य सा रास्ता है, बहुत व्यवस्थित यहाँ पे प्रशासन की ओर से किया गया है। वन वे जो बनाया गया है उसका जो श्रद्धालु भी है उसका अनुपालन कर रहे हैं और व्यवस्थित तरीके से भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए जा सकते हैं। बिल्कुल। और साथ ही बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए लोग लगातार जुट भी रहे हैं। संख्या बताई जा रही है लगभग 10 से 12 हज़ार लोग इस वक्त बद्रीनाथ धाम में मौजूद हैं। सुरेंद्र, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से जो प्रशासन के पास जो आंकड़े हैं और जो स्थानीय लोग हैं उसका अगर आंकड़ा करें तो ये 10-15 हजार से भी अधिक यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचे हैं। और जिस तरह से जो व्यवस्थाओं की अगर बात करें, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि इतने लोगों का एक साथ पहुंचना तो शुरू के जो 2 घंटे होते हैं वो कहीं ना कहीं हौज पौज लगता है, लेकिन जैसे जैसे दर्शन के लिए श्रद्धालु दर्शन पाते हैं उसके बाद व्यवस्थाएं सुचारू हो जाती हैं। और क्योंकि शुरू में मुख्यमंत्री का यहाँ पे पहुंचना और धर्माधिकारी और मुख्य पुजारी के द्वारा जो मंदिर के अंदर की जो परंपराएं हैं उसका निर्वहन करना तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा जटिलताएं लोगों को यहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं शुरू के जो पल होते हैं। लेकिन उसके बाद जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं मंदिर समिति की ओर से, प्रशासन की ओर से, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सराहनीय देखने को मिल रही है। और ये बताया जा सकता है कि पुलिस की ओर से भी जगह जगह पे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। SDRF की टीम यहाँ पे तैनात है, स्वास्थ्य व्यवस्था की जो टीम है वो यहाँ पे तैनात है कि किसी भी तरह का अगर किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत होती है तो वो उनकी मदद यहाँ पे की जा सके। ठीक, जिस तरीके से बाकी धामों के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध होती है, अब जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बद्रीनाथ धाम के लिए आप अपने वाहन से भी पहुंच सकते हैं, तो ऐसे में क्या हेलीकॉप्टर की सुविधा यहाँ बद्रीनाथ धाम के दर्शनों के लिए भी उपलब्ध है?
या इसकी जरूरत नहीं? बिल्कुल बद्रीनाथ धाम में यहाँ पे जो आर्मी का हेलीपैड है और प्राइवेट हेलीपैड है, यहाँ पे बहुत सारे हेलीपैड यहाँ पे उपलब्ध हैं और बड़ी संख्या में हेलीकॉप्टर से श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचते हैं। हर दिन लगभग 8 से 10 जो हेलीकॉप्टर यहाँ पे लगे होते हैं और जो यात्रियों को यहाँ पे पहुंचाते हैं। देहरादून सहस्त्रधारा से यहाँ पे पहुंचा जा सकता है और जो केदारनाथ यात्रा पे पहुंचे वो वहां से भी हेलीकॉप्टर केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ दर्शनों के लिए यहाँ पे श्रद्धालुओं को लेके पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं हर तरह की जो सुविधाएं हैं यहाँ पे पहुंचने के लिए, वाहन से आप पहुंच सकते हैं, हेलीकॉप्टर से आप यहाँ पहुंच सकते हैं। और कुछ समय बाद जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है उस पर भी एक सपना साकार होगा और उसके बाद तो फिर ये माना जा सकता है कि अगर आज 40 लाख यात्री हर वर्ष यहाँ पे बद्रीनाथ के दर्शन के लिए पहुंचता है तो ये जब ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का कार्य पूरा होगा तो ये माना जा सकता है कि ये संख्या करोड़ों में भी पहुंच सकती है। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत शीघ्र से वो कार्य भी पूरा होगा और अधिक सुगमता से श्रद्धालु बद्रीनाथ के दर्शनों के लिए पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। क्या बद्रीनाथ धाम रिहायशी इलाके के बीच में ही मौजूद है या फिर जो रिहायशी इलाके उनसे थोड़ा हटकर किसी पहाड़ी पर मौजूद है? बिल्कुल, बद्रीनाथ जो धाम का जो मंदिर है वो पूरी तरह से रिहायशी एरिया में है और आसपास गांव है। मंदिर से लगे हुए सीधे बामणी गांव है और आसपास में पहले क्योंकि जो चीजें हुई थी आज से क्योंकि कई हजारों साल पहले यहाँ पे ये मंदिर स्थापित हो गया था तो तब इस तरह के मास्टर प्लान से यहाँ पे जो कार्य नहीं हुए थे, लेकिन उसके बाद अब यहाँ पे मास्टर प्लान से कार्य हो रहे हैं कि भविष्य में जो भगवान बद्री विशाल में जो आज कार्य हो रहे हैं और आज से लगभग 3 या 4 साल बाद जब ये कार्य पूरे हो जाएंगे तो भगवान बद्री विशाल के जो दिव्यता है और भी बढ़ जाएगी क्योंकि जो हौच पौच वाला जो स्थिति यहाँ पे थी, जो रियासी इलाके यहाँ पे थे, जो ड्रेनेज की दिक्कतें यहाँ पे थी, रास्ते की दिक्कतें यहाँ पे थी, उन सब को लेकर जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो स्थानीय लोग थे उन्हें दिक्कत हुई है, उनके हक हकूकों को लेकर दिक्कत हुई, लेकिन शासन प्रशासन के लोगों ने स्थानीय लोगों से वार्ता करते हुए उस समस्याओं का समाधान करते हुए और आगे के जो मास्टर प्लान से जो इस पूरे बद्री विशाल के रिहायशी एरिया में मास्टर प्लान से जो कार्य किए जाएंगे और सुगम यहाँ पे यात्रा हो पाएगी। लेकिन देखिए रिहायशी इलाके में होने की वजह से एक बात और यहाँ पर कि जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, जो गांव हैं, उनके लिए एक कह सकते हैं कि उनकी जो रोजी रोटी होती है उस यात्रा से प्रभावित होती है और जब 6 महीने वो यात्रा बंद रहती है और 6 महीने जब ये यात्रा चालू रहती है तो इसका बड़ा असर इन लोगों के जीवन पर, इनकी जिंदगी पर पड़ता होगा। बिल्कुल, क्योंकि जो उत्तराखंड के जो 4 धाम है ये केवल एक धार्मिक आस्था के धाम नहीं है, ये लाखों लोगों के लिए रोजी रोटी का भी एक रीढ़ का काम करते हैं और इसे जो 6 माह यात्रा चलती है इसमें होटल मोटल और जो छोटे ठेली रेवड़ी वाले जो लोग हैं उनके साथ साथ जो वाहन स्वामी हैं, वाहन चालक हैं, ये सारे लोग इस यात्रा से जुड़े होते हैं और इस यात्रा से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति इंतजार करता है इस यात्रा के भगवान बद्री विशाल या केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने का। जैसे कपाट खुलते हैं तो सभी लोग अपने काजों में लग जाते हैं और बद्रीनाथ की अगर बात करें तो 6 माह यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो भी अपने पूरी तरह से पूरी ताकत से इसमें अपने काम धामों में लग जाते हैं और उनकी जो दुकानें होती हैं, जो होटल्स हैं, जो छोटे छोटे यहाँ पे ठेलियां जो लगाते हैं चाय की और छोटे जो काम उनके होते हैं वो सारे काम रिचार्ज हो जाते हैं और 6 माह तक वो लोग इस धाम में रहते हैं। और उसके बाद वैसे भी यहाँ पे जब बर्फबारी का सीजन होता है, शीतकाल का, जैसे कपाट बंद होते हैं तो बामणी गांव, माणा गांव, जो आसपास के जो लोग हैं वो सभी अपने मैदानी क्षेत्रों में चले जाते हैं और 6 माह तक यहाँ पे केवल विशेष अनुमति के साथ ही कुछ जो साधु संत जो तपस्यारत रहते हैं वो रहते हैं और पूरी जो बद्रीनाथ की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो विशेष जो हमारे फोर्स हैं, सेना के जवान हैं, जो ITBP हैं, उनके भरोसे रहती है। ठीक है। तापमान भी काफ़ी कम यहाँ पर, सुरेंद्र, जानकारी मिल रही थी कि -2 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर था। फिलहाल की बात करें तो कितना टेम्परेचर, और उसके बावजूद सबसे बड़ी बात यह है, देखिए सर्दियों में तो यहाँ टेम्परेचर माइनस में बहुत नीचे चला जाता है, लेकिन अभी भी कम नहीं है। अगर हम दिल्ली NCR की बात करें तो यहाँ माइनस में तो टेम्परेचर जाता ही नहीं है, तब इतनी ठंड होती है। और इतनी ठंड में भी यहाँ लोग कब से खड़े हुए हैं इंतजार में कि वो दर्शन करेंगे बद्रीनाथ के। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम तापमान की अगर बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में जहां 30-40 से लोग तापमान जो बढ़ता जा रहा है, लोग गर्मी से परेशान हैं, लेकिन जब उत्तराखंड के इन धामों में लोग पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो मौसम के
परिवर्तन को देखते हुए लोग आश्चर्य में रह जाते हैं कि इतना जहां हम 40 डिग्री तापमान से पहुंच रहे हैं और यहाँ -डिग्री में है, तो कहीं ना कहीं लोगों को आश्चर्य होता है और लोग इस खुशनुमा माहौल को एंजॉय भी करते हैं। लेकिन जो आस्था ठीक लोगों है की सुरेंद्र, वो बहुत -10 शुक्रिया। से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, तीर्थयात्री आए हैं। सभी में बहुत उत्साह है और सभी व्यवस्थाएं मंदिर समिति के द्वारा, हमारे सभी हितधारकों के द्वारा, तीर्थ पुरोहितों के द्वारा, हमारे धार्मिक कार्यों में जो लोग अपना सहयोग करते हैं उनके द्वारा, यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा, सभी ने भव्य यात्रा को बनाने के लिए सभी प्रबंध यहाँ पर किए हुए हैं। मैं सभी तीर्थयात्रियों का, श्रद्धालुओं का, सबका भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने पर, चार धाम यात्रा में आने पर सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी यात्रा सकुशल संपन्न हो, बिना किसी बाधा के, बिना किसी विघ्न के, कम से कम परेशानी के हो। ये यात्रा हमारी कठिन यात्रा है, लेकिन पिछले सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ चार धाम ऑल वेदर रोडों का निर्माण हुआ है, अनेक व्यवस्थाएं बनी है। बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान पर काम हो रहा है, केदारनाथ जी का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, हेमकुंड और केदारनाथ जी के लिए रोपवे की स्वीकृति हो गई है। ऐसे अनेक कार्य हो रहे हैं और अभी कल ही एक मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि फरवरी माह 2023 में आपदा के कारण से कई सारे हमारे ज्योतिमठ के क्षेत्र में अनेक स्थानों पर लगभग 20% स्थान ज्योतिमठ का आपदा की चपेट में आ गया था, भूधसाव हुआ था, दरारें आई थी। उसके लिए भारत सरकार की बहुत सारी एजेंसियां